डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। हाँ ओके बेटा, ओके ओके बेटा, चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को, गुड मॉर्निंग। ओके ओके, आज दिव्या एब्सेंट है दैविक, आज दिव्या नहीं आई। गौरव चौधरी इज प्रेजेंट एयर, पारस आ चुका, पार्थ आ चुका, निशांत दैया इज प्रेजेंट एयर, अवंतिका, चलो बेटा ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, यामान, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं बच्चों, आपको स्पेसिफिक हीट, कल मैं बात कर रही थी बच्चों, हाँ प्रेजेंट बेटा, ओके बेटा। मैं बात कर रही थी बच्चों स्पेसिफिक हीट की, स्पेसिफिक हीट। कल लैटेंट हीट बताया था आपको मैंने लास्ट में, लैटेंट हीट, ठीक है। लैटेंट हीट क्या था बच्चों, मैंने कहा था आइस से वाटर बनने में, जैसे यहाँ पे ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1 ग्राम आइस से वाटर बनने में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, उसे कहते हैं बच्चों लैटेंट हीट। और इस दौरान बच्चों टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ओनली फेज चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाती है बेटा। ओनली क्या चेंज हो जाती है बेटा, स्टेट चेंज हो जाती है। इसे कहा था हमने लैटेंट हीट। और लैटेंट हीट का फॉर्मूला क्या था बच्चों, हीट अपॉन में मास। हीट का डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी वाला ही होगा और डिवाइड बाय मास, मास से मास बच्चों कैंसिल, तो लैटेंट हीट कितना आ गया बच्चों L2T-2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया था बेटा हमारा लैटेंट हीट का, ठीक है। आज हम बात करते हैं बच्चों अभी स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा क्यू अपॉन में m डेल्टा टी। पहले फॉर्मूला बात करते हैं, फिर बात करते हैं इसके अंदर। अब देखो लैटेंट हीट में बच्चों टेम्परेचर चेंज नहीं होता, स्पेसिफिक हीट में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखो बच्चों, अमाउंट ऑफ हीट, इसका कंसेप्ट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of the substance for 1 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल समझिए, इंग्लिश में हिंदी में समझते। जैसे आपने कहा बच्चों एनर्जी की यूनिट होती है कैलोरी, और 1 कैलोरी आपने पढ़ा होगा कितने के बराबर होता है बच्चों 4.2। हीट एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों, कैलोरी होती है, और 1 कैलोरी कितने के बराबर होता है बच्चों 4.2 जूल। कितने के बराबर होते हैं 4.2 जूल, और जूल को किस में लिख देंगे, ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि 1 ग्राम वाटर का, इसका मतलब क्या बच्चों 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में आपको कितनी एनर्जी चाहिए बच्चों 4.2 जूल। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने में, ठीक है, जो आपको एनर्जी चाहिए उसे क्या कहते हो बच्चों आप लोग, स्पेसिफिक हीट। जैसे मैंने कहा 4.2 जूल, जैसे आपको जनरली पढ़ा है आप लोगों ने कि 1 कैलोरी कितने के बराबर होता है 4.2 जूल के बराबर होता है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में कितनी एनर्जी चाहिए 4.2 जूल। तो जब भी बच्चों फेज चेंज होता है, स्टेट चेंज होती है, तो बात करते हैं लैटेंट हीट की। किसकी बात करते हैं, लैटेंट हीट की बेटा। और जब टेम्परेचर चेंज होता है, जब क्या हो जाता है बच्चों टेम्परेचर चेंज होता है, तो वर्ड यूज करते हैं बच्चों स्पेसिफिक हीट, ठीक है। ये बेसिक है, बाकी आपके 7th यूनिट में बच्चों ये पूरा डिटेल में आएगा, पूरे यूनिट है इस पे बेस्ड, आपका पूरा चैप्टर है, ठीक है। अभी बस मैंने बेसिक नॉलेज बताई कि लैटेंट हीट में तो सिर्फ स्टेट चेंज होगी, टेम्परेचर बेटा चेंज नहीं होगा। और स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे मैं कहूँ कोई सब्सटेंस 15 आपके पास 15 ग्राम था, कोई सब्सटेंस था हमारा 15 ग्राम,
इस सब्सटेंस का टेम्परेचर था पहले 15 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अब इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने में, 21 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने में जो आपको एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। उसे क्या कहेंगे बेटा? स्पेसिफिक हीट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या है बच्चों? चेंज इन हीट, हीट को बता रहा है, हीट एनर्जी को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है बच्चों? ये हीट एनर्जी को। एम क्या है बच्चों? मास ऑफ द सब्सटेंस। और डेल्टा की टी क्या है बच्चों? टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा टी क्या है बेटा? यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखती हूँ। स्पेसिफिक हीट का कांसेप्ट समझ आ गया बेटा सबको? एक बार रिप्लाई दे मुझे, सभी बच्चे एक बार रिस्पॉन्स करें। स्पेसिफिक, देखो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है थोड़ा सा केमिस्ट्री में, लेकिन वहां पे शायद आपको इतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो शायद बेसिक क्लियर हो गया होगा अभी। बाकी हम अगली यूनिट, जब अपनी यूनिट पढ़ेंगे 7th, बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उसमें, ठीक है, डीपली पढ़ेंगे वहां पे। क्लियर? सभी बच्चे बताइए मुझे, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट में कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्या कंसेप्ट है बच्चों सभी को? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। अब देखिए बेटा, हाँ अब क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है बेटा आपको। आपको क्या लिखना है बेटा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो तब डेल्टा क्यू क्या बच्चों? हीट एनर्जी। हीट, हीट का मतलब बच्चों एनर्जी, ठीक है। एम क्या बच्चों? मास ऑफ द सब्सटेंस। एम क्या है बच्चों? मास ऑफ द सब्सटेंस। और डेल्टा टी क्या बता रहा है बच्चों? टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बच्चों एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, मैं अभी आज के लेक्चर में पढ़ाऊंगी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो आप डेल्टा टी को टी ही मान लो अभी। क्या मान लोगे? टी। देखो टेम्परेचर में से टेम्परेचर घटाओगे तो टेम्परेचर ही तो मिलेगा ना, हमें तो सिर्फ डायमेंशन की बात करनी है। वैसे मैं बता देती हूँ, चलो एक आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है बेटा, एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, पहले उसको समझ लो, फिर ये आपको डेल्टा वाला कंसेप्ट समझ आएगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा आपका? हाँ हाँ सुनो, ये कहता है L प्लस L किसके बराबर होता है? L के। और L माइनस L किसके बराबर होता है? L के। देखो मेरी बात सुनिए बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि L प्लस L L के बराबर होता है और L माइनस L L के बराबर होता है। इसका मीनिंग समझते हैं। आप सोचोगे मैडम घट गया तो ये 0 हो जाना था, ये 12 हो जाना था। नहीं बेटा, ऐसे नहीं। सुनो, ये क्या बता रही है? इसका मतलब क्या है कि आप लेंथ में क्या ऐड कर सकते हो? लेंथ ही ऐड कर सकते हो, और लेंथ में से लेंथ ही घटा सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा 2 किलोग्राम चीनी में 5 ऐड कर दो, तो क्या कुछ आंसर मिला आपको? जब आप इस 5 की कोई यूनिट ही नहीं है तो आपको क्या कोई आंसर मिला? लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 किलोग्राम चीनी में 5 किलोग्राम चीनी ऐड कर दो, तो आप कहेंगे आंसर आया 7 किलोग्राम। या मैं उल्टा कह दूं, मैंने कह दिया बेटा 5 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम घटा दो, तो आपने कहा मैडम आंसर आया 3 किलोग्राम, ठीक है। तो देखो आप एक यूनिट में से एक यूनिट को घटा सकते हो, लेंथ में से लेंथ को घटा सकते हो, एरिया में से एरिया को घटा सकते हो, वॉल्यूम में से वॉल्यूम को, और एरिया में एरिया ही ऐड कर सकते हो, वॉल्यूम में वॉल्यूम ही ऐड कर सकते हो, लीटर में लीटर ऐड कर सकते हो। मैं कह दूं 5 लीटर दूध, 5 लीटर तो आपका मिल्क है, और मैंने कहा 5 किलोग्राम सेब है, तो क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हो आप कभी? मैंने कहा बेटा कि 5 लीटर दूध और 5 किलोग्राम आपका सेब है, तो क्या आप इसका कोई रिजल्ट निकाल पाएंगे? नहीं ना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है बेटा लेंथ में आप लेंथ ही ऐड कर सकते हैं और लेंथ में से लेंथ ही घटा सकते हैं। तो अब इसको मैं अगर जब भी डिफरेंस की बात करूंगी, तो डिफरेंस का मतलब होता है बेटा, देखो डिफरेंस का मतलब क्या होगा? टेम्परेचर T1 माइनस T2, टेम्परेचर डिफरेंस है ना बेटा। ये भाई आपने कहा 15 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया। इन दोनों को घटा दें, ज्यादा में से कम को। हाँ, मैंने एक वर्ड समझाया था जब आपको मैथमेटिकल टूल समझाया, एक वर्ड होता है बच्चों घटाना, सब्ट्रैक्शन, और एक वर्ड होता है डिफरेंस। 2 वर्ड पढ़ते हैं बेटा आप लोग, एक वर्ड होता है सब्ट्रैक्शन और एक वर्ड होता है डिफरेंस। इन दोनों वर्ड में भी डिफरेंस होता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे मैंने कहा 5 में से 6 को
घटाते हैं। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्शन कहते हैं तो सब्ट्रैक्शन में आप 5 में से 6 को भी घटा सकते हैं और 6 में से 5 को भी घटा सकते हैं। इसलिए इंग्लिश की डिक्शनरी में दोनों वर्ड का मीनिंग अलग अलग माइनर है, बाकी कुछ ज्यादा ऐसा चीज नहीं है, घटाना तो है ही। लेकिन जब भी हम डिफरेंस वर्ड को बात कर लेते हैं फिजिक्स में तो कहते हैं हमेशा ज्यादा में से कम को घटाइए बच्चों। लेकिन जब हम कहते हैं बच्चों सब्ट्रैक्ट करिए तो सब्ट्रैक्शन में कहूं बेटा या तो 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो या मैं ये भी कह सकती हूँ 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। हाँ, तो जब मैं डिफरेंस कहूंगी तो बच्चों ज्यादा में से कम को घटा देना, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर में से टेम्परेचर घटाओगे तो टेम्परेचर ही मिलेगा ना बेटा। जब आप टेम्परेचर में टेम्परेचर घटाओगे तो क्या मिलेगा, टेम्परेचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये याद रख लो, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं स्पेसिफिक हीट का। हाँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डायमेंशन फॉर्मूला तुम निकाल के बताओ मुझे सारे बच्चे, इसका स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन फॉर्मूला सारे बच्चे आंसर कमेंट करिए बेटा। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला सारे बच्चे आंसर कमेंट करिए, करिए जल्दी से, फटाफट जल्दी। देखो देखते हो कौन सा जल्दी करता है, जल्दी से करो एक बार। यस बताइए बच्चों क्या आया आंसर। महक, पार्स आपके साथ कैसे बेटा, चलो देखते हैं, ठीक है। अब देखो डेल्टा क्यू है बच्चों, हीट एनर्जी। तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की फॉर्म होती है बच्चों। इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपने लिखा था एनर्जी का, एनर्जी का याद कर लो बच्चों। एनर्जी और वर्क का, फोर्स का क्या था, ml(T-2) और एनर्जी का ml(2T-2), ठीक है। ये पता है, मैं फिर से बता देती हूँ। एनर्जी मतलब बच्चों मतलब वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या है, ml(T-2) डिस्प्लेसमेंट। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बेटा ml(T-2). एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ml(2T-2). आप अलग अलग लिख लो, फिर ऐसे कर लेना। फिर लिखो बच्चों मास का, मास का तो m हो जाएगा और टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, केल्विन। टेम्परेचर को ऐसा सिस्टम में किससे लिखते हैं बच्चों, केल्विन में। m-1 L2T1, रितिका, दिव्या। देखो बेटा क्या आएगा, देखो ml(2T-2) और मास का m बच्चों और केल्विन का k, m से m कैंसिल। दिव्या m नहीं आएगा बेटा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा आपके पास L2T-2 केल्विन इनवर्स। m 0 लिख सकते हैं आप, केल्विन इनवर्स। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा स्पेसिफिक हीट का, m0 L2T-2 केल्विन। यस चंचल बेटा, वेरी गुड। पूजा वेरी गुड। हाँ दिव्या बेटा आपने साथ m कैंसिल करना भूल गए, लिखना भूल गए, ये ध्यान रखो। m 0 लिख सकते हो आप लोग, m से m क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ आया डायमेंशन फॉर्मूला बेटा ये, ओके वेरी गुड, सबका ठीक है। बाकी सभी एक बार रिस्पॉन्स कर दिया करो भैया आंसर फटाफट। सभी बच्चे, अभी तो 2-3 बच्चों का ये आंसर आया, बाकी बच्चे कहाँ गए। अभिषेक इज प्रेजेंट है यार, अभिषेक, आर्यन, भाविका, जतिन, ज्योति, मुस्कान यादव, मुस्कान जहांगीर, निशान दैया, पलक, पार्थ, पवन कुमार, पूजा शर्मा, पूजा यादव, प्रतिज्ञा, प्रीति सिहाग, प्रीति यादव, रितिका, ऋषिराज, रिया, रोहित, साहिल, सालिन, दिव्या, देव, गौरव चौधरी, वरुण।
सभी आंसर करें बेटा। क्लियर हो गया सबका? ओके बेटा, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों एंट्रोपी। एक कंसेप्ट होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी वैसे आप केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ते हैं, एंट्रोपी का टॉपिक आप केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ते हो। एंट्रोपी क्या बताती है बच्चों? रैंडमनेस को बताती है। इसका फॉर्मूला होता है हीट अपॉन टेम्परेचर। जैसे मॉलिक्यूल्स का रैंडम को बताते हैं, रैंडमनेस को किसको बताती है बच्चों? ये रैंडमनेस को। मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन इंडिकेट करती है ये। क्या इंडिकेट करती है? रैंडम मोशन बेटा। ठीक है, हाँ, दिस इंडिकेट द रैंडम मोशन। एंट्रोपी मींस बच्चों रैंडम मोशन। अब देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रैंडम मोशन क्या हो जाएगा? रैंडम मोशन क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज। घटा दोगे तो क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज। तो जो एंट्रोपी का कंसेप्ट होता है वो होता है बच्चों हीट अपॉन टेम्परेचर। क्या होता है आपके पास? हीट अपॉन टेम्परेचर। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला वही लिख देंगे बच्चों, mL2T-2 और टेम्परेचर के लिए केल्विन। तो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा बच्चों mL2T-2 केल्विन इनवर्स। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों एंट्रोपी। ठीक है, इतना नोट करो बस। इसका जस्ट याद रखो, रैंडमनेस से रिलेटेड है थोड़ा सा। ठीक है, हीट अपॉन टेम्परेचर, तो mL2T-2 केल्विन इनवर्स। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा फॉर एंट्रोपी। नोट करिए बेटा। एक आता है बच्चों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हाँ, हो गया। एक होता है बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल ये आप सबको शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो बता देते हैं। गैस इक्वेशन पढ़ी है ना, PV = nRT। बच्चों ये गैस इक्वेशन होती है, PV = nRT। ठीक है, हाँ, तो आपको R क्या है? गैस कांस्टेंट बेटा। यहाँ पे R क्या है? गैस कांस्टेंट। P क्या होता है बच्चों? प्रेशर। P क्या होता है बच्चों? प्रेशर। V क्या होता है बेटा? वॉल्यूम। और T क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर। और N क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल। N क्या बताता है? नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो आपसे गैस कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है R का। तो R क्या हो जाएगा बच्चों? PV/NT। तो R बराबर P प्रेशर। अब आपको सबका अलग अलग डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेना है। तो P क्या होगा? प्रेशर। प्रेशर मतलब बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। तो mL/T-2। एरिया के लिए L का स्क्वायर। ठीक है, तुम भी करो सारे। आप अपनी कॉपी में देखते हो कौन सा जल्दी आंसर कमेंट करता है। तो ये आया mL-1T-2। ठीक है, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा बच्चों? L³ हो जाएगा। और टेम्परेचर का केल्विन। और N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। किसमें लिखते हैं? मोल इनवर्स में। ऐसा ही सिस्टम में याद करो। अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को किससे लिखते थे भाई? नंबर ऑफ मोल क्या बताएगा? अमाउंट ऑफ। जैसे आपने कहा 5 किलोग्राम, तो 5 क्या बता रहा? अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? मोल। ठीक है, अभी सारी वैल्यूज रख दो। हाँ, एक बार जल्दी से आंसर कमेंट करो, बताओ क्या आंसर आया सभी बच्चे। इसको हटा दो, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? हाँ, करके बताओ फटाफट सारे। अपनी कॉपी पेन चलाओ, जल्दी से आंसर कमेंट करो मुझे फटाफट। मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, एम। ठीक है ऋषिराज बेटा, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कमेंट करें बेटा फटाफट आंसर। सभी बच्चे आंसर कमेंट करें। मैं लिखू, देखो मैं इधर से हटा रही हूँ ऊपर। तो क्या आया बेटा? R पर प्रेशर का mL-1T-2, वॉल्यूम का L³, मोल और ये केल्विन। तो ये आया R बराबर mL²T-2। ये सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी।
मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये आ जाएगा आंसर ml स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2। वेरी गुड चिन्मय, दैविक, ml स्क्वायर t माइनस 2। यस वेरी गुड दैविक बेटा, वेरी गुड। पूजा वेरी गुड बेटा, रितिका वेरी गुड, अंशिका वेरी गुड, अवंतिका वेरी गुड, प्रीति वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर कमेंट करें बेटा। विनय मित्तल वेरी गुड बेटा, सबका आंसर ठीक है, ठीक है। बाकी बच्चे भी करें बेटा फटाफट। तनिषा इज प्रेजेंट, तुषार इज प्रेजेंट हेयर। तुषार, तनिषा आंसर कमेंट करो बेटा। पारथ आंसर कमेंट करो। रिया आंसर कमेंट करो। सुमिधा आंसर कमेंट करो। सुमिधा, दिव्या आंसर कमेंट करो बेटा। सब समझ आ गया सबको? एक बार ये बताओ सबको समझ आ गया? मैंने कर तो दिया, वैसे सबको आंसर समझ आ गया? आ गया? बताइए बच्चों। ओके बेटा, ओके ओके वेरी गुड, चलो ठीक है, ठीक है। ml माइनस 2 t माइनस 2 कैल्विन, वेरी गुड दिव्या बेटा, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है बच्चे स्टीफन्स कांस्टेंट, ठीक है। देखो ये आ जाएगा ना आपको, तो जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो वो आपको बहुत इजी लगेगी। अगर आपको बेटा ये समझ आ गया ना डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे निकालने हैं, ठीक है, तो आपको डायमेंशनल की जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट क्या कहता है बच्चों? E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। पहले मैं फॉर्मूला बताती हूँ फिर मैं कंसेप्ट बताती हूँ। ये कहता है E क्या होती है बच्चों? एनर्जी। सिग्मा क्या है? स्टीफन्स कांस्टेंट। सिग्मा क्या है? स्टीफन्स कांस्टेंट, ठीक है। T क्या है बच्चों? टेम्परेचर, ठीक है बेटा, टेम्परेचर, ठीक है। हाँ सुनो, अब स्टीफन्स कांस्टेंट क्या बताता है, इस कंसेप्ट को समझते हैं। ये भी हमारी 7th यूनिट में ही आएगा वैसे डिटेल में। देखो बच्चों, जब हम किसी बॉडी को गर्म करते हैं, एक बात बताओ, जब हम किसी बॉडी को गर्म करेंगे तो रेडिएशन एमिट होती है बेटा। जब हमने देखा कि कोई बॉडी हम गर्म कर रहे हैं टेम्परेचर के साथ, तो वो रेडिएशन क्या कर रही है बच्चों? एमिट कर रही है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का वेरिएशन आता है हमारे पास कर्व के लिए। पहले हमने T1 टेम्परेचर पे देखा, ये एक कर्व मिली, हमारे T1 टेम्परेचर 10 केल्विन था, ठीक है। फिर हमने टेम्परेचर को और इंक्रीज करा तो हमारे पास कुछ ऐसी कर्व ऑब्जर्व हुई। देखो ये सबको आपको पता है कि जब हम किसी बॉडी को गर्म करते तो रेडिएशन एमिट होती है ना बच्चों, ये बातें तो क्लियर है ना, इस बात का तो कंसेप्ट सबको। फर्दर फिर हमने जब इसको हीट करा तो फिर ऐसी कर्व आई, तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम, ये पीक बता रहा बच्चों। देखो ऐसे बनाऊं मैं, ये पीक वैल्यू, ये लैम्डा एम बोल देंगे। लैम्डा एम मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, लैम्डा एम मतलब बच्चों मैक्सिमम वेवलेंथ। ये आपका इस तरीके से वेरिएशन दिखा रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, पीक बढ़ती जा रही है और ये पीक जो है बच्चों इधर शिफ्ट होती जा रही है। तो यहाँ देखा कि आपके पास ये जो लैम्डा है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो लैम्डा एम इधर शिफ्ट होता जा रहा है, देखो इधर की साइड में डिक्रीज हो रहा है ना। देखो ये जब आप देखो पहले इस टेम्परेचर पे यहाँ था, ये माने 10 केल्विन, ये 20 केल्विन, ये 30 केल्विन, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो पहले ये पीक यहाँ मिली, अगली कर्व में ये पीक इधर शिफ्ट होगी, उससे अगली में यहाँ शिफ्ट होगी, और अगली लू तो बच्चों ये थोड़ी और शिफ्ट होगी, यहाँ से आगे, ठीक है। तो देखा हमने ये देखा कि जब हम टेम्परेचर को किसी बॉडी को हीट करते हैं तो रेडिएशन एमिट हो रही है बच्चों,
रेडिएशन क्या होती है, एमिट होती है। और उन रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के साथ कुछ इस तरीके से वेरिएशन दिखा रही है। ये प्रैक्टिकली करा, हम इंस्ट्रूमेंट्स में हमने खुद ऑब्जर्व करा बच्चों, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ से मिला कि जो लैम्डा एम, जो मैक्सिमम पीक वैल्यू है वेवलेंथ की, वो देखो इधर शिफ्ट होती जा रही है, इधर वैल्यू कम हो रही है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो पीक वैल्यू ऑफ कर्व डिक्रीज हो रही है, इस साइड में शिफ्ट हो रही है, टुवर्ड्स द ओरिजिन शिफ्ट हो रही है। अब देखो बच्चों, ये क्या बताता है, इंटेंसिटी को। ये वैल्यू किसको बता रही है, आपकी एनर्जी। देखो ये कर्व की जो पीक वैल्यू है ये किसको इंडिकेट कर रही है, एनर्जी को। भाई देखो, जिसके पीक, ये एक कर्व है, एक कर्व ये, तो इसमें एनर्जी ज्यादा होगी, इसमें एनर्जी क्या होगी बेटा, यहाँ पे ज्यादा होगी आपके पास। तो जो हमने देखा कि ये जो कर्व का एरिया था, तो देखो ये आपके पास जो कर्व आई बेटा, ये देखो ये क्या बता रहे हैं, एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ द कर्व। एरिया ऑफ द कर्व जो है बच्चों हमने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया फोर्स पावर ऑफ टेम्परेचर। फोर्स पावर ऑफ टेम्परेचर मतलब बच्चों जैसे मैंने देखा कि 10 बढ़ाया, अब देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे, दिख रहा है कि पीक वैल्यू बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ा रहे तो दिख रहा है बच्चों पीक वैल्यू, पर ये देखा कि टेम्परेचर के साथ ये कितना वेरी कर रहा है एरिया। देखो ये एरिया ऑफ द कर्व, ये एरिया ऑफ द कर्व चेंज हो रहा है, देखो ये चेंज हो रहा है। मैं इधर बनाऊं थोड़ा साफ एक अलग से, ये देखो ये एक कर्व है, इसका एरिया ये आया, ये दूसरी कर्व है, इसका एरिया ये आया, तो एरिया ऑफ द कर्व इंक्रीज हो रहा है विद द टेम्परेचर। हाँ मैं बता रही हूँ बेटा, देखो फिर से बताती हूँ एक बार। देखो चंचल मैं ये कह रही हूँ बेटा, देखो इधर से कि आपने देखा, आपको ये तो नॉलेज है कि जब आप किसी बॉडी को हीट करते हो बेटा तो वो बॉडी रेडिएशन एमिट करेगी। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ी है ना, जैसे सन इज आल्सो द ब्लैक बॉडी बच्चों। हाँ, तो आपके पास क्या होता है, जैसे ब्लैक बॉडी क्या होता है, तो पहले सारे रेडिएशंस को कंज्यूम कर ले। जब हम हीट करते हैं, कोयला है, कोयला समझो, जब कोयले को गर्म करते हैं तो वो रेड दिखाई देता है ना, तो मतलब रेड क्या हो रहा है, उसमें रेडिएशन एमिट हो रही है। वो रेडिएशन क्या हो रही है बच्चों, एमिट हो रही है। तो जब भी हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो रेडिएशन एमिट करता है बच्चों। दिस पॉइंट इज क्लियर। तो हमने एक ऑब्जर्वेशन देखी बच्चों यहाँ पे आपके पास कि जो लैम्डा है वो आपके पास टेम्परेचर के साथ कुछ ऐसे वेरिएशन दिखा रहा है, ये ऐसे, ये लैम्डा बच्चों, इधर आपने लैम्डा ले लिया और ये आपकी एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है इधर, ठीक है। और ये आपका टेम्परेचर T1, T2 और ये आपका टेम्परेचर T3 बेटा, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, जैसे मान लो ये 10 केल्विन बेटा, ये 20 केल्विन, ये 30 केल्विन, ठीक है। तो जैसे जैसे ये लैम्डा है, लैम्डा मतलब मैक्सिमम पीक वैल्यू, कि इस टेम्परेचर पर लैम्डा की मैक्सिमम पीक वैल्यू कितनी आ सकती है। देखो ये लैम्डा एम, ये लैम्डा एम इसका इधर आया, इस वाली पीक का लैम्डा एम इधर आया। तो मैं क्या देख रही हूँ बेटा कि जैसे जैसे मैं इस टेम्परेचर को बढ़ा रही हूँ, ठीक है, वैसे वैसे ये लैम्डा एम इधर शिफ्ट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। देखो इससे तो इधर बढ़ोगे तो वैल्यू इंक्रीज और इधर बढ़ोगे तो डिक्रीज बेटा, ठीक है। तो हमने पाया कि लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों टेम्परेचर, ठीक है। ये बात ठीक थी। फिर देखा, अब देखो ये जो आपके पास जब टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो ये पीक वैल्यू बढ़ रही थी, एरिया अंडर द कर्व बढ़ रहा था। देखो एरिया अंडर द कर्व का मतलब बच्चों जैसे ये एक कर्व है, इसका ये अंडर द कर्व, ये जो एरिया है ये बढ़ रहा था। जैसे पहली कर्व ये बनी, दूसरी कर्व आपकी ये, तो देखो इस कर्व का एरिया बढ़ गया ना, ये माने 10 केल्विन पे आया, ये माने 20 केल्विन पे आया। तो हमने ऑब्जर्व करा बच्चों कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे एरिया अंडर द कर्व बढ़ रहा है। मतलब कि क्या पाया बच्चों, अगर टेम्परेचर डबल कर दिया, ठीक है, तो एरिया जो है टेम्परेचर की 4 पावर के अबाउट इंक्रीज हो रहा है। क्या पाया कि टेम्परेचर को माने बढ़ाया तो माने 10 से 20 ही करा, तो एरिया जो है टेम्परेचर की 4 पावर के अबाउट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, वो इंक्रीज। अब एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है बच्चों, ये इंटेंसिटी, ये एनर्जी। जितनी एनर्जी होगी उतना ही तो एरिया ज्यादा होगा, जितनी एनर्जी होगी उतना ही क्या होगा, एरिया ज्यादा। तो ये क्या बना बच्चों, इंटेंसिटी डायरेक्टली एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों इंटेंसिटी के। अरे जितनी एनर्जी ज्यादा उतनी एरिया ज्यादा, ठीक है। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई बच्चों T की पावर 4 की। इंटेंसिटी मींस बच्चों एनर्जी, इंटेंसिटी मींस बेटा एनर्जी। इंटेंसिटी क्या पता, इंटेंसिटी का फॉर्मूला समझाया था ना कल परसों, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मैंने कहा था तुम दुकान पे जाके कहते हो CFL दे दो, तो ये
आप वहां पे देखते हो कि आप लिखा रहता है CFL के अंदर दिस CFL हैव दिस इंटेंसिटी, तो हर CFL पे इंटेंसिटी की वैल्यू अलग अलग होती है बेटा, ठीक है। तो क्या है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की फोर्थ पावर की, ठीक है। तो इंटेंसिटी कह दो या एनर्जी ई से लिख दो, एक ही बात है। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी की पावर 4 के। जब इस टेम्परेचर को हटाया, प्रोपोर्शनल साइन तो देख कांस्टेंट आया, और ये स्टीफन साइंटिस्ट का नाम है, ये साइंटिस्ट के नाम से रखे गए हैं बच्चों सारे कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट रखे गए हैं, दिस कांस्टेंट आर पुट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट नेम, ठीक है। हाँ बेटा, तो आ गया। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ सभी बच्चे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए मुझे, बताओ जल्दी से। हाँ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ सिग्मा का बताना। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, आई बाई टी की पावर 4, ठीक है। और आई क्या है बच्चों, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम टी की पावर 4, ठीक है। आप बता सकते हो, आप सारे फटाफट इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ सिग्मा का। मैम इंटेंसिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इस कर्व के अंदर देख बेटा, इंटेंसिटी हाँ एनर्जी को बता रही है। हाँ देखो ये अब यहाँ देखो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हाँ बिल्कुल होती है आपके इस कंसेप्ट में, लेकिन यहाँ देखो ये मैं बता रही हूँ एरिया अंडर द कर्व, ना कि स्लोप किसी बॉडी का एरिया। जैसे मैंने ये नहीं कहा स्फेरिकल बॉडी का एरिया, ये एरिया बॉडी का एरिया बताता है, और ये एरिया अंडर द कर्व है बेटा। पूजा दिस एरिया अंडर द कर्व बेटा, हाँ दिस एरिया ये बता रहा है। मतलब बेसिकली आप ये भी कह सकते हो, डायरेक्ट अगर एरिया में कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं ये कह सकती हूँ, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो देखो इंटेंसिटी बढ़ रही है ना पूजा, एरिया में कंफ्यूजन मत रखो, आगे थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। देखो अब जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, देखो आप एनर्जी इंक्रीज करोगे तो ये देखो टेम्परेचर के साथ पीक कर्व इंक्रीज हो रही है, नहीं देखो इसमें ये पीक आई, इसमें ये पीक आई इंटेंसिटी। इस केस में इंटेंसिटी की वैल्यू ये है, इस केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू ये है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये दिस पीक वैल्यू इंक्रीज हो रही है या नहीं पूजा बेटा, हाँ। तो आप लिख सकते हो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ दिस टेम्परेचर, ठीक है। हाँ, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है दैविक, ml 0t माइनस क्यू के की पावर -4, ठीक है बेटा। महक टेम्परेचर को खा गई, देखो एनर्जी का आएगा, मैं उधर लिखूं उस साइड देखो, इधर लिखती हूं मैं, इधर देखो बेटा, इधर देखो ठीक है। एनर्जी का सबको पता है ना, ml2t-2 वर्क डन वाला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एरिया के लिए L स्क्वायर, ठीक है। टाइम के लिए क्या लिख दोगे, T, टाइम के लिए T, और टेम्परेचर के लिए केल्विन की पावर 4। तो एक यह बना बच्चों, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, mt-2, ये T ऊपर जाएगा -1 k की पावर -4, तो आया T-3 k की पावर -4, ठीक है। mt-3, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ml0 t की पावर -3 k की पावर -4, दैट इज योर आंसर बेटा। यस, समझ आया, यस वेरी गुड, सबका सही है, इसका मतलब सबको समझ आ गया। यस पूजा शर्मा बेटा समझ आ गया, पूजा शर्मा इज हेयर, यस ओके बेटा। गौरव आपने आंसर कमेंट नहीं करा, आप ओके लिख के भेज देते हो, आंसर भी कमेंट करा करो बेटा। गौरव, तनीषा वेरी गुड, अवंतिका आंसर कमेंट करो बेटा। हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों एक, हाँ अब बाकी आप बुक से प्रैक्टिस कर लेना धीरे धीरे। अब जब आप फिजिक्स पढ़ते जाएंगे ना बेटा, तो सब फॉर्मूले आपको वैसे बहुत, आपको ये लगेगा ये तो कुछ था ही नहीं, थोड़े दिन बाद आपको ये लगने लग जाएगा यार ये तो कुछ था ही नहीं, हम तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे, ठीक है। यस बेटा, देखो अब जैसे आपके पास, जैसे मैं कहूँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। एक होता था बच्चों यूनिवर्सल, याद रखना, एक था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट,
INT, ठीक है। हाँ, और एक होता है बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बच्चों यूनिवर्सल कांस्टेंट है। हाँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपकी नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। जी को अर्थ पर मेजर करोगे तब भी वो उतना ही है, और जी को मून पर मेजर करोगे तब भी उतना ही है वो। हाँ, तो F बराबर क्या होता है, ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा है सबने 9th में। ग्रेविटेशनल लॉ सबने 9th में पढ़ा है कि हर एक बॉडी इस दुनिया में, ग्रेविटेशन का लॉ कहता है कि इस दुनिया में कोई भी बॉडी है और उसका कुछ मास है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, वो एक दूसरे को अपने मास के कारण क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो F बराबर G(m1m2) बाई आर स्केयर। तो G आगे बेटा F इंटू आर स्केयर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। बताओ इसका आंसर, बताओ जल्दी से आंसर कमेंट करो जी का। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बताइए डायमेंशन फॉर्मूला, आंसर कमेंट करो सारे बच्चे। बताइए आप लोग। जल्दी आंसर कमेंट करिए, वेट कर रही हूँ बेटा मैं। आया? अरे आ जाना चाहिए था अब तक तो। जी कितना आ जाएगा फोर्स का, ऋतिक, दैविक -1, 3, -2, किस किस की है बेटा डायमेंशन, ऋतिक -1, मास, लेंथ, वेरी गुड दैविक, ऋतिक वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मैं क्या देती हूँ अब जिनका नहीं हुआ, फोर्स का ml t-2 बेटा, और डिस्टेंस का l का स्क्वायर, और मास का m स्क्वायर, m से m कैंसिल, एक m ऊपर जाएगा -1, l³ t-2, यस वेरी गुड, -1 3 -2, दैट इज द आंसर। बस बस वेरी गुड, सबका आंसर ठीक था, यस वेरी गुड, ठीक है समझ आ गया। अब आगे बढ़ते, अब थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अब आपकी बुक में है ना एक टेबल दे रखी है, उसके सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेना आप लोग, बस आपको बस फॉर्मूले आने चाहिए, और कोई डाउट हो मुझे भेज देना अपने मेरे पर्सनल नंबर पर, ठीक है, मैं कल की क्लास में डिस्कस कर दूंगी। ओके बच्चों, हाँ आगे देखो, आगे आता है बेटा आपका, जैसे मैंने कहा रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, मैंने कहा बेटा कि रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस का तुमने ये भी पढ़ा है 10th क्लास में, ρl/a, ये पढ़ा है ना। रो क्या होती है बच्चों, रेजिस्टिविटी, एल क्या होती है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डायमेंशन को बता रहा है, ए क्या बताता है बच्चों, एरिया। आप यहां से भी निकाल सकते हो रेजिस्टेंस का, और एक आप लोगों ने ओम्स का लॉ पढ़ा है, V = IR, ओम्स लॉ पढ़ा है ना सारे बच्चों ने। हाँ, तो I आपको क्या चाहिए बच्चों, R चाहिए, तो R क्या हो जाएगा, V/I। V क्या होती है बच्चों यहाँ पे, पोटेंशियल, और I क्या होता है बेटा यहाँ पे, करंट। I क्या होता है बच्चों यहाँ पे, करंट होता है, यस हाँ, I क्या होगा, करंट। आप दोनों में से किसी भी एक से निकाल लो, आंसर सेम आएगा। आप किसी भी कंसेप्ट को लगा लेना, आंसर क्या मिल जाएगा आपको, सेम मिलेगा, वो देख लेना आप लोग, ठीक है। जैसे मैं यहां से बात कर लूं, आपको जनरली केल्विन या एम्पियर के फॉर्म में मिलेगा यहाँ से आंसर, हाँ वो देख लेना आंसर आपको किस फॉर्म में दे रखा है, डायमेंशन की फॉर्म में कर रहा है या एम्पियर या वोल्टेज की फॉर्म में है, वो वहां से निकाल देंगे। हाँ, जैसे मैं यहाँ से निकाल, दोनों में निकाल सकते हो, लेकिन वो आप ऑप्शन में चेक कर रहे हैं ना किस फॉर्म में पूछ रहे हैं। हाँ, तो R एक कांस्टेंट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, ये R आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो V/I, V क्या बच्चा, पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बच्चों एनर्जी वाला ml2t-2, और I क्या था कल बताया था, Q/T, तो Q को लिख सकते हो बच्चों I × T, तो
करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए बच्चों टी, तो ये बना एम्पियर इंटू टाइम, ठीक है। हाँ मैं यहाँ पे लिख दूं इसको, तो V आ गया बच्चों, यहाँ पोटेंशियल का भी निकल गया आपके पास एम एल टू टी माइनस 3, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और एम्पियर इनवर्स, ये एम्पियर है बच्चों, ए यहाँ पे एम्पियर को बता रहा है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला आया। हाँ ये पोटेंशियल क्या आ गया पार्थ बेटा। अब हमें निकालना है रेजिस्टेंस का, किसका निकालना है, रेजिस्टेंस का। तो R इज इक्वल टू V आया एम एल टू टी माइनस 3 एम्पियर इनवर्स, और ये करंट है ही, करंट के लिए एम्पियर रखोगे, तो ये बना एम एल टू टी माइनस 3 एम्पियर माइनस 2, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों फॉर रेजिस्टेंस। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस। यस 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3 माइनस 2, बस वेरी गुड दैविक, वेरी गुड बेटा, ठीक है। नोट करिए, हाँ हाँ नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखो आपने पढ़ा भी है ना, वैसे भी देखो आपने वैसे भी पढ़ा है कि रेजिस्टेंस डायमेंशन पर डिपेंड करता है। आपने 10th में पढ़ा है कि बच्चों रेजिस्टेंस डायमेंशन पर डिपेंड करता है, लेंथ एरिया इन पर डिपेंड करता है। देखो इस फॉर्मूले से आ रहा है ना कि ये इस पर डिपेंड करता है, लेंथ भी आया एरिया भी आया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन। लेकिन रेजिस्टिविटी का निकालना होता है बच्चों, रेजिस्टिविटी का आप यहां से निकालेंगे। रेजिस्टिविटी क्या होती है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस RA बाई L, RA बाई L। रेजिस्टिविटी का क्या हो जाएगा बच्चों, RA बाई L हो जाएगा, ठीक है। हाँ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मास और डेंसिटी। देखो ये क्वांटिटी आपस में कनेक्टेड होती है, थोड़े बेसिक कंसेप्ट है बच्चों को क्लियर नहीं होते, मैं बता देती हूँ एक बार। देखो बच्चों एक बार नोट कर लो इसको, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लोगे, मैं एक बार ये बताती हूँ आपको, डायमेंशन फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं रेजिस्टिविटी का, फिर मैं आपको इनका डिफरेंस समझा देती हूँ एक बार। देखो रेजिस्टिविटी क्या होगी बच्चों, R रेजिस्टेंस का क्या आया ml2t माइनस 3, रेजिस्टेंस का आप यही से निकालेंगे बेटा, एरिया -2, ठीक है। और यहाँ पे L का स्क्वायर और लेंथ के लिए L, एक L से एक L बच्चों कैंसिल, तो ये आया बच्चों ml क्यूब, अरे ये एक L बचेगा ना यहाँ पे, एक L से ये t माइनस 3, एरिया -2 और ये आपका L स्क्वायर, तो रो बराबर, तो ये आया ml क्यूब t माइनस 3 एरिया -2, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा फॉर रेजिस्टिविटी। हाँ बेटा एक बार नोट करिए, यस नोट करिए जल्दी से, यस वेरी गुड। हाँ ये कहते हैं बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का ही दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हाँ तो ये आपने डायमेंशनल फॉर्मूले निकाले जस्ट, ठीक है। अब मैं एक बार थोड़ा डिफरेंस समझा देती हूँ। हाँ रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं बेटा, यस। हाँ अब मैं आपको डिफरेंस समझा देती हूँ, अब मैं इसका डिफरेंस बता देती हूँ आपको। देखो देखो एक तो रेजिस्टिविटी और डेंसिटी में डिफरेंस समझ लो। रेजिस्टिविटी और डेंसिटी, देखो दीज आर बोथ आर द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये दोनों प्रॉपर्टी किसकी, ये दोनों जो है बच्चों मैटर की प्रॉपर्टी होती है। दिस बोथ आर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये मैटर की प्रॉपर्टी है बच्चों। ये क्या है बेटा, मैटर की प्रॉपर्टी है आपके पास। ये कैसे, देखिए जैसे मैंने कहा बच्चों आपके पास, ये मैंने एक पेपर लिया,
ये पेपर बना है सबको, इधर देखो, सबके सामने ये पेपर है। हाँ देखो ध्यान से, इस पेपर का अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, इस पेपर की अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, तो इस पेपर के जितने इस छोटे से पार्ट की जो डेंसिटी होगी, इस पेपर के इस छोटे से पार्ट की जो डेंसिटी होगी बेटा, इस पूरे की डेंसिटी उतनी ही होगी, इस कंप्लीट की डेंसिटी उतनी ही होगी। डेंसिटी चेंज नहीं होती। जैसे मैं कहूं बच्चों कॉपर, जैसे मैं एक कॉपर प्लेट ले लूं, तो कॉपर प्लेट के छोटे से टुकड़े की जो डेंसिटी होगी, जैसे एक कॉपर की प्लेट है, ठीक है, इस छोटे से पार्ट को कट कर लूं मैं, तो इस छोटे से पार्ट की जो डेंसिटी होगी वो सारी वही होगी। देखो प्रॉपर्टी थोड़ी ना चेंज होगी बेटा। भाई सुनो, लोहा है, देखो सुनो मेरी बात, आयरन है, आयरन समझो, आयरन आप सबको देखा हुआ सबने। देखो आयरन की प्रॉपर्टी है कि उसको पानी में रखोगे तो जंग लग जाता है, उसके लगता है ना उसके जंग। अगर आप इतने से लोहे को रखोगे पानी में तो भी उसमें जंग लगेगा, लेकिन अगर आप इतने बड़े को रखोगे तब भी तो जंग लगेगा ना। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बच्चों। ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती कि ये छोटा है, डायमेंशन मतलब बच्चों लेंथ ब्रेथ हाइट, छोटा है बड़ा है। तो प्रॉपर्टी जो है डेंसिटी या रेजिस्टिविटी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती बच्चों। दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की प्रॉपर्टी, कॉपर के लिए अलग डेंसिटी होगी, आयरन के लिए अलग होगी बच्चों, लेकिन कॉपर की एक छोटे से वायर की भी उतनी ही प्रॉपर्टी होगी जितनी इस पूरी शीट की होगी। इसी तरह मैं आयरन के लिए कहूं तो आयरन के इस छोटे से पार्ट की भी वही प्रॉपर्टी होगी जितनी इस पूरी शीट की होगी। पूरा लोहे का पाइप ले लोगे तब भी उसकी प्रॉपर्टी वही है, और इसका छोटा सा पार्ट ले लोगे बच्चों तब भी उसकी प्रॉपर्टी वही है, ठीक है। तो याद रखना बेसिक में डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी बोथ आर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बच्चों। ये डेंसिटी डायमेंशन पर डिपेंड बच्चों नहीं करती, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ये बेसिक सी नॉलेज थी, डायमेंशन तो आपने निकालना आ ही गया, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है बेटा। हाँ देखिए यहां से एक होता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी में डाइपोल मोमेंट। हाँ एक ग्रेविटेशन क्वेश्चन आप कूलम्ब्स लॉ से भी निकाल सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ भी शायद थोड़ा पढ़ा हो आप लोगों ने। कूलम्ब्स लॉ भी आपका 10th में आता है थोड़ा सा। आपने कहा ये दो चार्जेस है बच्चों, आपने ये पढ़ा है कि दो लाइक चार्जेस होंगे तो उसमें अट्रैक्शन होगा, अनलाइक होंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो उनमें अट्रैक्शन होगा, और एक नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, ठीक है। तो कूलम्ब्स का लॉ क्या कहता है बच्चों, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। कूलम्ब्स का लॉ कहता है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। मैंने वर्ड बोला बच्चों इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन वर्ड क्या बता रहा है बच्चों यहाँ पे, आइदर अट्रैक्शन और आइदर रिपल्सन। इंट्रैक्शन वर्ड में दोनों टर्म इंडिकेट होगी यहाँ पे, ये इंट्रैक्शन वर्ड में दोनों मीनिंग छुपे हुए हैं यहाँ पे। ओके बेटा ठीक है, बस वो लास्ट है, छोड़ रही हूँ अभी, बस 2 मिनट की बात हो रही है, ये लास्ट पॉइंट है। देखो इंट्रैक्शन वर्ड में बच्चों दोनों पॉइंट छुपे हुए हैं, बस हो गया बेटा, बस छोड़ रही हूँ। हाँ ठीक है दैवी, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपके अटेंडेंस लगा दूंगी। देखो इंट्रैक्शन मतलब बच्चों जिसमें क्या हो, अट्रैक्शन हो। इंट्रैक्शन में दोनों मीनिंग छुपे हुए, आइदर अट्रैक्शन और आइदर रिपल्सन। इंट्रैक्शन में बेटा दोनों का मीनिंग छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये लॉ कहता है कि द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस, ठीक है। मैं कह दूं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दीज टू चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स का फॉर्मूला आया बच्चों Q1 Q2 by R स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को आया था, कांस्टेंट क्या है, K Q1 Q2 by R का स्क्वायर। क्या है, K Q1 Q2 by R का स्क्वायर बेटा, ठीक है। हाँ क्या है, K Q1 Q2 by R का स्क्वायर। अब ये K क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट। देखो एक बात सोचो, ये चार्ज है बच्चों, अब ये चार्ज नजदीक रखे हैं तो रिपल्सन ज्यादा होगा, अगर ये दूर दूर रखे होंगे तो रिपल्सन कम होगा बेटा। अगर ये चार्जेस दूर दूर रखे होंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा, और ये नजदीक रखे होंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा, और दूर होंगे
नहर में या उसमें डाल दूंगी तो उनके बीच में फोर्स बच्चों चेंज हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट कहता है कि जब चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं तो उनके बीच में फोर्स अलग होगा, लेकिन जब इनको मैं किसी मीडियम में जैसे मिका, वाटर, अब मीडियम में रख दूंगी इन चार्जेस को तो फोर्स इनके बीच में बच्चों चेंज हो जाएगा। जब मैं इनको किसी मीडियम में रख दूंगी तो इनके बीच में फोर्स बेटा चेंज हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ मीडियम को इंडिकेट करता है कि हाउ ऑन द चार्ज पार्टिकल फोर्स इज इफेक्टेड इन द मीडियम, कि कैसे मीडियम के अंदर फोर्स इफेक्ट हो रहा है। ठीक है बेटा। हाँ, अब सुनो यहाँ से, तो आपके पास आया F बराबर K Q1 Q2 बाई R का स्केयर। अगर K निकालना आपको यहाँ से तो K क्या हो जाएगा बेटा, F इंटू आर स्केयर Q1 इंटू Q2। अब डायमेंशन फॉर्मूला लिखना इजी है बेटा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mLT-2, R के लिए L स्केयर, और चार्ज के लिए आप कूलम्ब स्केयर भी लिख सकते हो या चार्ज को आप एम्पियर इंटू टी भी लिख सकते हो, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। हाँ, चार्ज को आप एम्पियर इंटू टाइम भी लिख सकते हो और कई बार ऑप्शन में कूलम्ब भी लिख देता है, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, कूलम्ब। चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, कूलम्ब होती है, तो कई बार वो कूलम्ब स्केयर भी लिख सकता है। तो मैं दोनों फॉर्म में आंसर बता देती हूँ। तो ये आया बच्चों mL3T-2 C की पावर -2। C क्या बच्चों, कूलम्ब, क्योंकि चार्ज की यूनिट होती है बच्चों कूलम्ब। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख लो mLT-2 L स्केयर बाई एम्पियर इंटू टाइम। देखो बेसिक फंडा एम्पियर ही है। हाँ, बेसिक कंसेप्ट बच्चों एम्पियर वाला ही आएगा, लेकिन ऑप्शन में कई बार नीट वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ऐसा नहीं रहता, नीट आईआईटी में। हाँ, तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा, mL³ T-2 T-3, ये T है ना, तो T ऊपर जाएगा तो एक -3 हो जाएगा, और एम्पियर इनवर्स। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना कि आंसर क्या पूछ रहे हैं बच्चों। ठीक है बेटा, समझ आया सबको इतना? दिस पॉइंट इज क्लियर बेटा सबको? जल्दी नोट करिए। अब एक लास्ट छोटा सा पॉइंट और फिर छोड़ती हूँ क्लास को। यस, हाँ, आंसर मैंने दोनों तरीके से लिख दिया। कूलम्ब में पूछे तो आप ऐसे लिख सकते हो ऑप्शन में, और एम्पियर में है तो आप चार्ज को लिख सकते हो एम्पियर इंटू टाइम। क्या लिख सकते हो बेटा, एम्पियर इंटू में टाइम। बेटा क्लियर? यस। आगे देखो बेटा। हाँ, आगे देखिए, अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक होता है बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। हाँ, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी बोलते हैं उसको। एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है बच्चों, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बेटा। हाँ, तो F बराबर क्या था आपका, K Q1 Q2 बाई R स्केयर। ये बच्चों एयर में फोर्स है, ये फोर्स मान ले एयर में लग रहा है आपका। ठीक है, K को खोल लो, K को लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्केयर। अब आपसे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी पूछ सकते हैं बच्चों कई बार। हाँ हाँ, देखो अगर आपसे पूछे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, तो एप्सिलॉन नॉट का कैसे लिखोगे, F बराबर, मैंने पहले K का निकाला है, अब एप्सिलॉन नॉट का देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्केयर। देखो 4 पाई तो बच्चों कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म्स का बच्चों कोई डायमेंशन फॉर्मूला बेटा नहीं होता, तो इसको हटा दो। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, तो ये बचा Q1 Q2 बाई F इंटू आर स्केयर। इसको लिख सकते हो चार्ज को एम्पियर इंटू टाइम, तो एम्पियर, ये बना चार्ज एम्पियर इंटू टाइम का स्केयर हो जाएगा, और ये mLT-2 इंटू L स्केयर। तो ये आया एम्पियर स्केयर टाइम स्केयर mL³ T-2। इसको सोल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जब सोल्व कर लोगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे ना, अरे करो या कर लोगे सोल्व। तो ये आया एम्पियर स्केयर T, देखो T ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा T की पावर 4, और L ऊपर जाएगा तो L की पावर -3, और M ऊपर जाएगा तो M की पावर -1। तो ये आया M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4 एम्पियर स्केयर। ठीक है।
हाँ हाँ ठीक है, नोट करिए जल्दी से। अरे इसी से कनेक्टेड सारे पॉइंट बता देती हूँ, आज का लेक्चर फिर खत्म करती हूँ। बस एक लास्ट हो, लास्ट लास्ट लास्ट, ठीक है। हाँ अब की बार लास्ट है, पक्का लास्ट है, ठीक है। हाँ हो गया नोट बेटा? यस वेरी गुड। अब आगे देखो, अब आपने क्या पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ। तो उसमें आपने पढ़ा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखो ये एयर में है बच्चों, ये फोर्स, जब ये चार्जेस किस में रखे हैं बच्चों, एयर में, तो ये फोर्स आया आपका Q1 और Q2। अब मैंने इन चार्जेस को उठाकर मीका में रख दिया या वाटर में रख दिया, मान ले वाटर में रख दिया। वाटर मतलब कोई मीडियम, कोई भी मीडियम। तो मीडियम के केस में बच्चों इसको लिखते हैं एप्सिलॉन, यहाँ एप्सिलॉन नोट में या जीरो सा लगा देते हैं, यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन या एम लिख दो। एप्सिलॉन एम मतलब मीडियम, एप्सिलॉन एम मतलब बच्चों ये मीडियम को बता रहा है, ठीक है। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, इसको 1 मान लो, इसको बच्चों 2, तो यह है बच्चों Fm बाई F एयर। Fm कितना बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन m। Fm की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, ठीक है। उल्टा लिख दिया बेटा मैंने, उल्टा लिखो, F एयर बाई Fm 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। अरे बस कुछ नहीं, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, एप्सिलॉन एयर बाई एप्सिलॉन मीडियम, फोर्स एयर बाई एप्सिलॉन फोर्स मीडियम। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, FA बाई FM बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट। तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों, इसे बोलते हैं K से डिनोट कर देते हैं, K बराबर FA बाई FM या एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यूनिट लेस ही आएगा ना ये, हाँ एक बार नोट करिए इसको। देखो आपको दिख रहा है फोर्स, दोनों फोर्स है, फोर्स से फोर्स डिवाइड हो रहा है बेटा, तो फोर्स से फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखो फोर्स इन एयर, फोर्स इन मीडियम, चार्ज पार्टिकल पहले एयर में रखे थे फिर वाटर में रख दिए, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करा, कुछ टर्म्स कट गई, तो मेरे पास मिला फोर्स इन एयर टू फोर्स इन मीडियम। तो मेरे पास इसे बोलते हैं बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू रेशियो ऑफ फोर्स इन मीडियम, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका डायमेंशन फॉर्मूला कुछ नहीं होगा, देखो क्या है आपके पास, K बराबर FA बाई FM, है तो फोर्स ही ना बच्चों, है तो बेटा फोर्स ही ना, तो फोर्स से फोर्स कैंसिल, तो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा M0 L0 T0। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, ठीक है। एक बार अटेंडेंस भेजो बच्चों, कोई डाउट है तो बताओ मुझे एक बार।